हेलो बच्चों, पिछले लेक्चर में हमने देखा कि एक प्लेन सरफेस पे हम लोग हाइड्रोस्टैटिक फोर्स कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो उसी कॉन्सेप्ट से रिलेटेड ये बहुत ही अच्छा प्रॉब्लम है। आप इस प्रॉब्लम को पहले खुद से ज़रूर ट्राई करिए, उसके बाद सॉल्यूशन देखिए। प्रॉब्लम यह है कि a 6 meter high 5 meter wide rectangular plate blocks the end of a 5 meter deep freshwater channel as shown in figure. The plate is hinged about a horizontal axis along its upper edge through a point A and is restrained from opening by a fixed ridge. ये चैनल है और ये प्लेट है। प्लेट यहाँ पर हिंज है और इस प्लेट को यहाँ पर एक रिज ने सपोर्ट भी कर रखा है। अगर ये रिज नहीं होता तो क्या होता? हाइड्रोस्टैटिक फोर्स के कारण ये जो रेक्टेंगुलर प्लेट है ना वो इधर घूम जाता है। तो उसी को रोकने के लिए, उसी टर्निंग को, उसी रोटेशन को रोकने के लिए यहाँ पर एक रिज लगाया गया है, एक स्टॉपर लगाया गया है। फाइंड द टॉर्क अबाउट ए ड्यू टू हाइड्रोस्टैटिक फोर्सेज ऑन द प्लेट। और क्वेश्चन में आपको यह भी दे रखा है कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर को नेग्लेक्ट कर लीजिए, क्योंकि उससे कुछ खास डिफरेंस नहीं होता है, बस कैलकुलेशन थोड़ा लेंदी होता है। दूसरे पार्ट में पूछा है फाइंड द हॉरिजॉन्टल फोर्स एक्सर्टेड बाय द हिंज ए। सी पार्ट में पूछा है डिटरमिन द फोर्स एक्सर्टेड ऑन द प्लेट बाय द रिज। ये जो रिज है ये कितना फोर्स लगा रहा है। वीडियो को पॉज करिए और खुद से इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए। अब मैं इस प्रॉब्लम को सॉल्व करता हूँ। हाइड्रोस्टैटिक फोर्स जो लगेगा वो किसके कारण लगेगा? ऑब्वियसली हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर के कारण लगेगा। जैसे जैसे आप नीचे जाएंगे तो प्रेशर बढ़ता जाएगा, प्रेशर बढ़ता जाएगा तो नेचुरली फोर्स भी बढ़ता जाएगा और इस प्लेट पे फोर्स लगेगा तो अबाउट दिस पॉइंट ए टॉर्क भी लगेगा। और क्वेश्चन में आपको दे रखा है कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर को नेग्लेक्ट कर दो। इसलिए भी हम लोग नेग्लेक्ट कर सकते हैं क्योंकि देखिए इस प्लेट के दोनों साइड तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर का रोल है ही ना। इधर भी मान लीजिए कि P एटमॉस्फेरिक होगा और यहाँ पर भी अगर आप एटमॉस्फेरिक प्रेशर को इंक्लूड करिएगा तो यहाँ पर प्रेशर क्या हो जाएगा? P एटमॉस्फेरिक प्लस रो जी एच। तो अगर P एटमॉस्फेरिक इधर भी है, P एटमॉस्फेरिक इधर भी है, तो अगर आप इसको नेग्लेक्ट भी कर दीजिएगा तो टॉर्क के कैलकुलेशन और इस फोर्स के कैलकुलेशन में कोई फ़र्क नहीं आएगा, क्योंकि एटमॉस्फेरिक प्रेशर दोनों साइड है, इस प्लेट के दोनों साइड है, तो वो बैलेंस आउट कर जाएगा। एटमॉस्फेरिक प्रेशर के कारण अगर इधर से भी कुछ फोर्स लगेगा तो उधर से भी उतना ही फोर्स लगेगा और वो कैंसल आउट हो जाएगा। तो अब हम लोग हाइड्रोस्टैटिक फोर्स के कारण टॉर्क फाइंड करते हैं। मान लेते हैं कि ये वाला जो लेंथ है वो L है और ये जो पूरा डेप्थ दे रखा है इस वाटर चैनल का, इसका डेप्थ हम लोग H कर देते हैं। और हमें क्वेश्चन में इस पॉइंट A के अबाउट टॉर्क कैलकुलेट करना है, तो टॉर्क के लिए पहले आपको फोर्स चाहिए। तो हाइड्रोस्टैटिक फोर्स फाइंड करना तो आसान काम है, क्योंकि पिछले ही लेक्चर में जो हमने समझाया था ना कि अगर एक प्लेन सरफेस हो तो उस प्लेन सरफेस पे कितना हाइड्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा है वो बहुत ही आसान है। कैसे फाइंड करते हैं? आप इस प्लेन सरफेस के सेंट्रॉइड पे चले जाइए, यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो प्लेन सरफेस है। ध्यान रखिए आप ऊपर से मत स्टार्ट करिएगा, क्योंकि वाटर के अंदर तो यही 5 मीटर है ना। तो इस 5 मीटर के सेंट्रॉइड पे चले जाइए। कहाँ पे जाना होगा? यानी कि 2.5 मीटर के डेप्थ पे। उस डेप्थ पे जो प्रेशर होगा उस प्रेशर को इस एरिया से मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपको फोर्स मिल जाएगा। तो हाइड्रोस्टैटिक फोर्स तो फाइंड करना बहुत आसान है। क्या हो जाएगा? F इज इक्वल टू रो जी, ये तो रहता ही है, रो इज डेंसिटी ऑफ लिक्विड, इनटू करना पड़ेगा H/2 वेयर H क्या है? देखो भाई, H है यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस, ये डेप्थ है H। जो पोर्शन लिक्विड में डूबा हुआ है उसी पे तो फोर्स लगेगा ना। तो जो पोर्शन लिक्विड में है उस पोर्शन का सेंट्रॉइड कहाँ पर होगा? H/2 पे होगा, 2.5 मीटर पे। अभी हम लोग वैल्यू वगैरह नहीं पुट करेंगे, HL के टर्म्स में ही काम करेंगे। तो प्रेशर क्या हो जाएगा? रो जी इंटू H/2 इंटू एरिया कर दीजिए। एरिया कितना हो जाएगा? एरिया इस प्लेट का हो जाएगा H इंटू कर देते हैं W, वेयर W इज़ विड्थ। अंदर का जो डायमेंशन है ना, मान लेते हैं कि अंदर की तरफ इस प्लेट का डायमेंशन है W, इसमें दे रखा होगा 6 मीटर हाई 5 मीटर वाइड रेक्टेंगुलर प्लेट। तो ये जो 5 मीटर है ना वो W हो गया, हम लोग उसको W लिखते हैं। तो ये हमने हाइड्रोस्टैटिक फोर्स फाइंड कर दिया। अब हमसे क्या पूछा है? हमसे पूछा है टॉर्क।
तो टॉर्क क्या होता है, टॉर्क इज इक्वल टू आर क्रॉस एफ, जो भी पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स का डिस्टेंस है फ्रॉम द हिंज इनटू एफ कर दीजिए। अब यहाँ पर बहुत से बच्चे गलती कर सकते हैं कि वो ये सोचेंगे कि अच्छा फोर्स तो इतना लग रहा है, बिल्कुल सही है, इसमें कोई गलती नहीं है। वो क्या करेंगे कि जो सेंट्रॉयड है ना, मिड पॉइंट है, वहीं पर इस फोर्स एफ को लगा देंगे, और जब उनको टॉर्क फाइंड करना होगा तो वो क्या कर देंगे कि इस आर के बदले लिख देंगे L प्लस एच बाई टू इंटू एफ की जो भी वैल्यू है। तो अब सोचिए कि क्या ये सही होगा? नहीं, ये बिल्कुल भी सही नहीं होगा। क्यों सही नहीं होगा, सोचिए। फोर्स का जो मैग्नीट्यूड है वो तो इतना है, ये बिल्कुल सही है, लेकिन क्या ये फोर्स सेंट्रॉइड पे लग रहा है, सेंटर वाले पॉइंट पे लग रहा है? नहीं, ये जो फोर्स है वो सेंटर वाले पॉइंट पे नहीं लग रहा है, उससे थोड़ा नीचे लग रहा है। इसलिए ये जो हमने लिखा है ना, ये बिल्कुल गलत है। जैसे जैसे आप नीचे जाते हैं तो ऑब्वियसली प्रेशर बढ़ता जाता है, प्रेशर बढ़ेगा तो फोर्स बढ़ेगा, फोर्स बढ़ेगा, इसका मतलब जो नीचे के पोर्शन में जो फोर्स लग रहा है वो ज़्यादा है, उसका कंट्रीब्यूशन ज़्यादा है। h/2 कहीं यहाँ पर होगा, लेकिन ये जो फोर्स लगेगा वो h/3 डिस्टेंस फ्रॉम बॉटम लगता है। अब ये h/3 कैसे आया, मैं उसको दो तरीके से अभी समझा दूंगा, लेकिन ये मिड पॉइंट पे सेंट्रॉइड पे क्यों नहीं लगेगा, इसको ज़रूर समझ लीजिए। ये जो फोर्स है वो सेंट्रॉइड पे इसीलिए नहीं लगेगा क्योंकि फोर्स, देखिए ये जो हाइड्रोस्टैटिक फोर्स है ऊपर में बिल्कुल ज़ीरो है, क्योंकि यहाँ पे प्रेशर ज़ीरो है। धीरे धीरे प्रेशर बढ़ रहा है तो धीरे धीरे फोर्स भी बढ़ेगा, ठीक है। और ये फोर्स जो है वो लीनियरली बढ़ रहा है, किसके रिस्पेक्ट में, इस डेप्थ h के रिस्पेक्ट में। आप यहाँ से देख सकते हैं कि अगर आप h डेप्थ पे हैं, या मान लेते हैं कि अगर आप z डेप्थ पे हैं, तो प्रेशर क्या हो जाएगा, रो इंटू जी इंटू जेड, और फोर्स क्या हो जाएगा, इस इंटू एरिया कर दीजिए, उसके कारण फोर्स आ जाएगा। तो जो फोर्स है वो जैसे जैसे आप नीचे जाइएगा फोर्स बढ़ता जाएगा, लीनियरली बढ़ेगा। तो उस फोर्स का अगर आप प्रोफाइल डायग्राम बनाइएगा, मतलब उस फोर्स का मैग्नीट्यूड दर्शाता हुआ एक डायग्राम बनाइए, तो कुछ इस तरह का बनेगा। ऊपर में कम होगा, धीरे 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 नीचे बढ़ता जाएगा, यहाँ पर मैक्सिमम हो जाएगा। यानी कि ये प्रोफाइल एक तरह से ट्रायंगल जैसा बनेगा। और हमें पता करना है कि ये जो इतने सारे फोर्स हैं उनका मीन कहाँ पर लग रहा है, उनका वेटेड मीन आप कह सकते हैं, क्योंकि जो नीचे वाला चीज़ है वो ज़्यादा मैग्नीट्यूड का है, वो डोमिनेट करेगा। जो नीचे वाला फोर्स है वो बोलेगा कि जो एवरेज है वो मेरे करीब होना चाहिए। जैसे सेंटर ऑफ मास में होता है ना कि एक छोटा सा मास यहाँ पर है, उससे बड़ा यहाँ पर है, उससे बड़ा यहाँ पर है, उससे और बड़ा यहाँ पर है। तो अगर आप सेंटर ऑफ मास फाइंड करिएगा तो बिल्कुल बीचों बीच तो नहीं होगा ना, क्योंकि जो नीचे वाला बड़ा बड़ा मास है वो तो बोलेगा कि सेंटर ऑफ मास को मेरे पास होना है, यानी कि सेंटर ऑफ मास नीचे की तरफ होगा। एग्जैक्टली वही लॉजिक इसमें भी लगता है, क्योंकि नीचे वाला जो फोर्स है उसका मैग्नीट्यूड ज़्यादा है, इसीलिए पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स सेंटर पे नहीं होकर के, h/2 डेप्थ पे नहीं होकर के उससे नीचे होगा। कितना नीचे होगा मैं अभी फाइंड करता हूँ। कितना नीचे होगा इसको फाइंड करने का एक तरीका तो ये है कि ये फोर्स का जो प्रोफाइल डायग्राम है एक ट्रायंगल बन रहा है, और हम लोग जानते हैं कि जो ट्रायंगल का सेंट्रॉयड होता है वो बेस से h/3 वर्टिकल हाइट पे ऊपर होता है। आप ऐसा देखिए ना कि अगर एक ट्रायंगुलर शेप का कोई ऑब्जेक्ट है और यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है तो उसका जो सेंटर ऑफ मास है वो भी h/3 डिस्टेंस ऊपर होता है। तो उस लॉजिक से आप कह सकते हैं कि ये जो पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स है वो बेस से यहाँ से h/3 ऊपर होगा, यानी कि फ्री सरफेस से 2h/3 डिस्टेंस नीचे होगा। तो ये तो बिल्कुल एक तुक्का टाइप का आर्गूमेंट हो गया कि ठीक है इसमें होता है ट्रायंगल में तो इसमें भी मान लो कि ऐसा होता है, लेकिन इसको आप एग्जैक्टली कैलकुलेट कर सकते हैं। और इस पॉइंट का नाम भी होता है, इसको कहते हैं सेंटर ऑफ प्रेशर, जो कभी भी आपके एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा, लेकिन ये क्वेश्चन जेईई एडवांस में पूछा जा सकता है, क्योंकि इसमें तो आपसे सिर्फ ये पूछ रहा है ना कि भाई जितना फोर्स लगा है उसका मोमेंट बता दो। तो ये तो सिंपल एक प्योर मैकेनिक्स का क्वेश्चन हो गया। मोमेंट, टॉर्क, ये सब तो आप लोग जानते ही हैं, वो तो आउट ऑफ सिलेबस नहीं है। सेंटर ऑफ प्रेशर आउट ऑफ सिलेबस है, लेकिन मोमेंट फाइंड करना, टॉर्क फाइंड करना, ये तो बिल्कुल 100% सिलेबस में है। तो अभी हम लोग
ये जो फोर्सेज है ना उनका टॉर्क फाइंड करेंगे अबाउट दिस पॉइंट ए, और इस चीज़ को हम लोग फ्रॉम द फर्स्ट प्रिंसिपल फाइंड करते हैं। फ्रॉम द फर्स्ट प्रिंसिपल बोले तो ये जो बेसिक फॉर्मूला होता है ना टॉर्क का, टॉर्क इज इक्वल टू आर क्रॉस एफ, उससे फाइंड करेंगे। और यहाँ पर आर वेक्टर और एफ वेक्टर परपेंडिकुलर है, इसलिए वो साइन थीटा साइन 90 वो सब भूल जाइए। हम लोग सीधे अभी टॉर्क का मैग्नीट्यूड फाइंड करते हैं। तो मान लीजिए कि z डिस्टेंस नीचे पे आप dz विड्थ का एक एलिमेंट ले लेते हैं। जिस तरह हम लोग फोर्स फाइंड करने के लिए करते हैं वही चोचले यहाँ पर भी चलेंगे जो इंटीग्रल कैलकुलस में होता है। अब आप कहेंगे कि आपने तो पूरा फोर्स फाइंड कर लिया है तो फिर ये सब क्यों कर रहे हैं। मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि ये तो आपने मुझे टोटल फोर्स दे दिया, लेकिन अब मैं देख रहा हूँ कि जितने भी फोर्सेज हैं सबका डिस्टेंस फ्रॉम हिंज अलग अलग है। यानी कि मुझे इंडिविजुअली हर फोर्स के पास जाना पड़ेगा, पूछना पड़ेगा कि बेटा फोर्स तुम इस हिंज ए से कितनी दूरी पे हो। अच्छा तुम L प्लस जेड डिस्टेंस पे हो तो तुम्हारे कारण टॉर्क जो लगेगा वो L प्लस जेड इंटू तुम्हारे कारण जो फोर्स है वो लगेगा। यानी कि आप डायरेक्टली दिस F इंटू डिस्टेंस नहीं कर सकते हैं। आप फर्स्ट प्रिंसिपल से सॉल्व कर रहे हैं तो आप एक छोटे से dz विड्थ के एलिमेंट के पास जाइए। उस एलिमेंट पे कितना फोर्स लगेगा मैं अभी बताता हूँ। उस एलिमेंट पे हाइड्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा रो जी, ये तो लगेगा ही, इनटू उसका डेप्थ कितना है z है तो प्रेशर हो जाएगा रो जी जेड। उसका एरिया कितना है, एरिया हो जाएगा ये अगर विड्थ dz है और वो वाला अंदर वाला डायमेंशन w है तो हो जाएगा w इंटू dz। ये क्या हुआ, ये जो मैंने लिखा है ये क्या लिख दिया है, ये मैंने लिखा है हाइड्रोस्टैटिक फोर्स ऑन अ स्मॉल स्ट्रिप ऑफ dz विड्थ और उसका दूसरा डायमेंशन w है। तो w इंटू dz तो एरिया देता है और वहाँ पर प्रेशर है रो g इंटू जेड, तो ये हो गया प्रेशर इंटू एरिया। ये क्या दिया आपको, फोर्स ऑन दैट स्ट्रिप। अब वो स्ट्रिप इस हिंज ए से कितने डिस्टेंस पे है, ये L प्लस जेड, तो इसके कारण टॉर्क कितना हो जाएगा, इसके कारण टॉर्क हो जाएगा, इसमें आप L प्लस जेड इंटू कर दीजिए, बहुत सिंपल है। तो टोटल टॉर्क क्या हो जाएगा, टोटल टॉर्क इसको आप इंटीग्रेट कर दीजिए। कहाँ से कहाँ इंटीग्रेट करिएगा, z की वैल्यू 0 से लेकर के h तक, तो इसको इंटीग्रेट करो 0 से h। तो देखिए कैसे कैसे मैंने इस पूरे फॉर्मूले को बिल्डअप किया। सबसे पहले देखिए कि ये जो छोटा सा एलिमेंटल स्ट्रिप है z डेप्थ पे है तो प्रेशर हुआ इतना, प्रेशर इतना हुआ और उसका एरिया है w इंटू dz तो फोर्स हुआ इतना, इतना फोर्स है और किस परपेंडिकुलर डिस्टेंस पे लग रहा है वो फोर्स, L प्लस जेड, तो L प्लस जेड डिस्टेंस इंटू फोर्स, ये हो गया टॉर्क। टॉर्क बिकॉज ऑफ फोर्स एक्टिंग ऑन दिस स्मॉल स्ट्रिप, तो पूरे रेक्टेंगुलर प्लेट पे जो फोर्स लग रहा है उसके कारण टॉर्क कितना हो जाएगा, इस चीज़ को इंटीग्रेट कर दीजिए 0 से लेकर के h तक। इसको जब इंटीग्रेट करिएगा तो आपको मिल जाएगा, देखिए क्या है, रो इंटू जी, ये सब तो कॉमन चीज़ है भाई, बाहर निकलो, इंटू डब्ल्यू बाहर निकलो, L z है, इसको इंटीग्रेट वगैरह करिएगा तो ये हो जाएगा L इंटू एच स्क्वायर बाई 2 प्लस जेड स्क्वायर है तो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा z क्यूब बाई 3 और ये 0 से h है तो ये हो जाएगा h क्यूब बाई 3, तो ये हो जाएगा टोटल टॉर्क। अब इसमें आप वैल्यू वगैरह पुट कर दीजिएगा, आपको मिल जाएगा, ठीक है। ये टोटल टॉर्क हो गया। अब इस टोटल टॉर्क से हम लोग पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स भी फाइंड कर सकते हैं, बिल्कुल फाइंड कर सकते हैं। मैं बताता हूँ कैसे। इस टॉर्क को थोड़ा सा मैनिपुलेट करके मैं ऐसे लिख दूँ, रो इंटू जी इंटू एच स्क्वायर कॉमन है, बाहर आ जाओ भाई, और 2 भी कॉमन है, तुम भी बाहर आ जाओ, रो जी एच स्क्वायर बाई 2 इंटू डब्ल्यू तो ऑलरेडी बाहर में है, और यहाँ क्या हो जाएगा L प्लस ये हो जाएगा 2h बाई 3, ऐसे लिख सकता हूँ। ये क्या है, टॉर्क की वैल्यू है। देखिए सेम चीज़ को बस मैंने h स्क्वायर बाई 2 को कॉमन लिया तो बाहर आ गया। अब ऐसा लिखने से क्या फ़ायदा होगा, फ़ायदा ये होगा कि ये जो महाशय है ना रो जी एच स्क्वायर बाई 2 इंटू डब्ल्यू, ये क्या है, ये आप यहाँ से देखिए ऊपर से जो मैंने टोटल फोर्स की वैल्यू फाइंड की थी ना, हाइड्रोस्टैटिक फोर्स की, उसकी वैल्यू है। यानी कि टॉर्क क्या हो गया, टॉर्क इज इक्वल टू दिस फोर्स इंटू दिस डिस्टेंस। तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ, टॉर्क इज इक्वल टू दिस फोर्स इंटू दिस डिस्टेंस L प्लस 2h बाई 3। यानी कि ये आपको क्या बता रहा है कि जो टोटल टॉर्क हुआ हाइड्रोस्टैटिक फोर्स के कारण वो क्या है, फोर्स
इनटू दिस डिस्टेंस, यानी कि आप एज्यूम कर सकते हैं कि पूरा का पूरा हाइड्रोस्टैटिक फोर्स, जिसको मैंने यहाँ पर एफ आर करके डिनोट किया है, ये एफ आर फोर्स इस हिंज ए से कितने डिस्टेंस पे है, ये एल प्लस 2h/3, यानी कि ये जो फोर्स है इसका पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन इस फ्री सरफेस से कितना नीचे है, बहुत सिंपल है, ये देखिए L तो ये वाला डिस्टेंस हो गया, ये डिस्टेंस हो गया 2h/3, यानी कि पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स जो है वो फ्री सरफेस से 2h/3 डेप्थ नीचे है। यही मैं तब से आपको समझा रहा था। तो इस चीज़ को आप इस सिंपल इंटीग्रेशन से फाइंड कर सकते हैं। अब अगर इस प्लेट को इक्विलिब्रियम में होना है, जो कि होना ही है ना, क्योंकि ये प्लेट तो स्टेशनरी रुका हुआ है, तो इस टॉर्क को बैलेंस करने वाला कोई दूसरा टॉर्क होना चाहिए। वो टॉर्क कौन देगा, वो टॉर्क ये रिज वाला फोर्स देगा, क्योंकि और जो भी फोर्स है यहाँ पर जो हिंज विंज पे फोर्स लगेगा वो तो उस पॉइंट से ही पास कर रहा है, तो उसके कारण तो टॉर्क ज़ीरो हो जाएगा। तो ये जो रिज वाला फोर्स है उसकी वैल्यू कैसे फाइंड करिएगा, मान लीजिए कि इस फोर्स का मैग्नीट्यूड है एफ बी, तो आप लिख सकते हैं एफ बी इंटू दिस डिस्टेंस एल प्लस एच। ये क्या हो जाएगा, ये हो गया टॉर्क बिकॉज ऑफ दिस एफ बी फोर्स। ये जो रिज लगा रहा है ना, इसका नाम मैंने एफ बी दे दिया क्योंकि ये ब्लॉक कर रहा है और बी पॉइंट पे है। तो टॉर्क बिकॉज ऑफ दिस रिज फोर्स कितना हो जाएगा, एफ बी इंटू एल प्लस एच। और इस प्लेट को अगर रोटेशनल इक्विलिब्रियम में होना है तो दिस टॉर्क इज इक्वल टू दिस, यानी कि आप लिख सकते हैं दिस इज इक्वल टू एफ इंटू एल प्लस 2h/3। तो इससे आप क्या फाइंड कर सकते हैं, इससे आप एफ बी की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। और ऑब्वियसली आप देख सकते हैं कि ये जो एफ बी है इस फोर्स एफ से कम होगा। आप कैलकुलेशन करके देख लीजिएगा, बिल्कुल कम होगा। कॉमन सेंस कहता है कम होना ही है, क्योंकि देखिए ये जो फोर्स है, ये हाइड्रोस्टैटिक वाला फोर्स एफ आर लिख देते हैं, ये हिंज के पास है, ये हिंज से दूर है। हिंज से दूर है यानी कि ये फोर्स कम होगा, तभी तो दोनों का टॉर्क बैलेंस करेगा ना। ये क्या है, ये हिंज के पास है, यानी कि इसका मैग्नीट्यूड ज़्यादा होगा, इसका मैग्नीट्यूड कम होगा, क्योंकि इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम हिंज ज़्यादा है। आप इस इक्वेशन से भी देख सकते हैं। आप एफ बी को लिखिएगा तो क्या हो जाएगा, एफ इंटू एल प्लस 2h/3 डिवाइडेड बाई एल प्लस एच। तो क्या हो जाएगा, आप यहाँ से देखिए एफ बी इज इक्वल टू एफ इंटू ऊपर में है एल प्लस 2h/3, नीचे में है एल प्लस एच, और हम लोग जानते हैं कि एल प्लस 2h/3 जो है वो एल प्लस एच से छोटा है, यानी कि एफ बी जो है वो एफ से छोटा है। अब एफ बी अगर एफ से छोटा है तो ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम के लिए कोई और तीसरा फोर्स तो चाहिए ही, बिल्कुल चाहिए, नहीं तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में इक्विलिब्रियम नहीं होगा ना। एफ फोर्स ये है, एफ आर जो मैंने लिखा है, ये इधर से लग रहा है, ये ज़्यादा है, ये एफ बी फोर्स इधर से लग रहा है, ये कम है। तो ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम के लिए हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में किसी और को फोर्स लगाना पड़ेगा। वो फोर्स कौन लगाएगा, ये जो हिंज है ना, यहाँ पर एक हॉरिजॉन्टल फोर्स लगेगा जिसका नाम अगर मैं एफ एच दे दूँ तो आप ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम के लिए लिख सकते हैं कि एफ इज इक्वल टू एफ बी प्लस दिस एफ एच। तो एफ एच की वैल्यू भी आप आसानी से फाइंड कर सकते हैं। वो क्या हो जाएगा, ये फोर्स माइनस दिस फोर्स, एफ माइनस एफ बी कर दीजिए तो आपको ये हिंज फोर्स मिल जाएगा, क्योंकि इस प्लेट को तो ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में होना है, नेट फोर्स इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन 0 होना है।